वेलकम टू टेक्नो आईसीडीसी। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा है फिजिक्स का, जीएनटी नीट एंड जेईई एंड अदर क्लासेस के लिए ऑप्टिक्स हो। उसमें जो टॉपिक चल रहा है रे ऑप्टिक। तो रे ऑप्टिक में हम पढ़ रहे थे, अभी तक हमने रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ मिरर, टाइप्स ऑफ लेंस पढ़ चुका है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज एक टॉपिक लेके आए हैं। हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था सिंपल लेंस और मिरर में, बट आज हम ग्लास स्लैब में, मतलब कांच का जो एक स्लैब है उस पर कैसे रिफ्रैक्शन होगा। तो इसका फॉर्मूला आईएमपी होता है, क्योंकि क्या पूछा जाता है वो इस डेरिवेशन के लास्ट में आपको पता चलेगा। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। यदि यहाँ कहीं डिफ़िकल्टी लगे तो कमेंट करके हमसे पूछिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे एक स्लैब बनी हुई है, मैं बनाकर दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले देखते हैं पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस एक स्लैब है, इस पर एक किरण आपतित होती है, प्रकाश रे आपतित होती है। तो यहाँ एक अभिलंब बना लो, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते, पहले समझते हैं कि ये स्लैब है ग्लास की, काई की, कांच की। ये कांच है, इसके बाहर क्या है, यहाँ पे एयर है, वायु, और नीचे भी एयर होगी। तो यहाँ पे मीडियम क्या होगा, माध्यम क्या होगा, तो यहाँ माध्यम होगा विरल माध्यम। और कांच कौन सा है, सघन्य माध्यम, सघन्य माध्यम। फिर वापस इसके बाहर क्या आएगा, एयर, ये होगी विरल माध्यम। रेरर मीडियम, डेंसर मीडियम, और फिर रेरर मीडियम। रेरर, एयर रेरर, फिर डेंसर, फिर रेरर मीडियम, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम एयर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या लेंगे, म्यू 1, और कांच के लिए म्यू 2। इसके लिए लेंगे म्यू 1, इसके लिए लेंगे म्यू 2, फिर इसके लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि एयर है तो सेम रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1। इतना समझ में आया होगा। सबसे पहले देखते हैं ग्लास ट्यूब है। ग्लास ट्यूब के अंदर मीडियम अलग है और इसके बाहर मीडियम अलग है। बाहर मीडियम क्या है, एयर है, जो कि आप कहलाती है विरल माध्यम। कांच है अंदर, तो ये सघन माध्यम। फिर बाहर क्या है, एयर है, जो विरल माध्यम कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, एक प्रकाश किरण अभिलंब पर आपतित होती है, और यहाँ पे कौन सा, अभिलंब के साथ कौन सा कोण बनाती है, आपतन कोण आई बनाती है। इंसिडेंट एंगल आई बनता है। इंसिडेंट एंगल आई बना, तो हमने पढ़ा है जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर कोई भी किरण, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई भी किरण प्रवेश करती है, कोई भी किरण प्रवेश करती है, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या हो जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो आप देखेंगे अभिलंब की ओर झुक गई है। जाना चाहिए था उसको इधर, किधर, यहाँ, ऐसी जानी थी इस रे को, वो अभिलंब की तरफ झुक गई रिफ्रैक्शन के पश्चात, और अभिलंब के साथ कौन सा कोण बना लेगी, आर। जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो एंगल आर हो गया, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव एंगल, ठीक है। फिर इस पॉइंट में हम एक और अभिलंब खींचेंगे, खींचे अभिलंब, ठीक है। फिर से क्या बता रहे हैं, जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, झुक गई, और एंगल कौन सा बनाई उनने, आर, जो क्या कहलाता है अपवर्तन कोण या रिफ्रैक्टिव एंगल। और ये क्या है, इसको बोल देते हैं आप इंसिडेंट रे, और ये रिफ्रैक्टिव रे, ठीक है। इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टिव रे होगी, ठीक है। अब इसके साथ क्या, कौन सा कोण बनाएगी, अपवर्तन कोण बनाएगी, जो आर है, ठीक है, बन गया। अब इसके बाद आते हैं, ये किरण यहाँ से विरल से सघन में प्रवेश की। अब देखेंगे यही किरण आगे निकलेगी, वो क्या कर, अब आपने देखा होगा यदि कांच का कोई भी स्लैब हो, मान लो ये कांच का एक स्लैब है मेरे पास, यदि इसमें किसी किरण को मैं इंसिडेंट कराऊं, तो आप देखेंगे ये पूरा मीडियम है, इसके बाहर मीडियम, इस तरफ क्या है, इसके बाहर मीडियम है, यहाँ यहाँ पे वायु है, यहाँ पे वायु, वह ये बना काहे का, प्लास्टिक का, तो ये मीडियम हो गया अलग। जब यहाँ से कोई किरण ने इसके अंदर प्रवेश की तो स्वाभाविक है वो यहाँ से बाहर आएगी, तो यहाँ से बाहर आएगी तो उसको निर्गत किरण कहेंगे। तो वो कैसे बाहर आएगी देखते हैं। तो यहाँ से उन्हें इंसिडेंट की, अपवर्तन के पश्चात अभिलंब के पास आ गई एंगल आर बनाकर। अब सबसे पहली चीज़, यहाँ से जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, आप देखेंगे अब कांच से बाहर निकलेगी, वायु पे जाएगी। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो हमने पढ़ा है कि वो कहाँ जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या हो जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। आप देखेंगे बाहर आई ये निर्गत किरण और अभिलंब से दूर हट गई,
ठीक है, यहाँ पे एंगल बना लेती है, हम मान लेते हैं ई एंगल बना, एग्जैक्ट एंगल बोल देंगे इसको, या निर्गत किरण या एग्जिट रे, ठीक है, एग्जिट रे। अब यहाँ के एंगल की बात करते हैं, तो हमने पढ़ा एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, तो आप देखेंगे ये कोण, तो ये वाला कोण यही कोण कहलाएगा एंगल आर, क्योंकि हमने पढ़ा है एकांतर अंतःकोण हमेशा बराबर होते हैं। तो इससे समझ जाना कि ये जो कोण है जेड बना रहा है, तो जेड आकृति में बनने वाले कोण एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं, और वो एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये होता है हमारा डायग्राम। ऐसे यहाँ पे हमारे पास निर्गत किरण आ जाती है, एंगल्स आ जाते हैं, और स्लैब कंप्लीट हो जाती है। तो अब ध्यान दें, यहाँ पे आप बहुत अच्छे से ध्यान दें कि इस पर 2 बार अपवर्तन हुआ, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, 2 बार अपवर्तन हुआ है, तो यहाँ पे क्या लगेंगे, 2 बार स्नेल लॉ लगेंगे। तो कर लेते हैं, पहले सरफेस सतह पी क्यू के लिए, पी क्यू में स्नेल लॉ, स्नेल पहले तो बता दें, स्नेल लॉ पढ़े हमने, साइन आई अपॉन साइन आर म्यू टू अपॉन म्यू वन होता है। मतलब जिस माध्यम में किरण प्रवेश करती है वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आता है, और जिस माध्यम से आती है उसका नीचे आता है। तो वही चीज़ यहाँ पे करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे किरण म्यू वन से प्रवेश करके म्यू टू पर आ रही है, और एंगल क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर। यहाँ लगा देते साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू जिसमें प्रवेश की, म्यू वन जहाँ से आई। इसको इक्वेशन 1 वाला बना लेते हैं। अब सरफेस आर एस में स्नेल लॉ लगा देते हैं। सरफेस आर एस में स्नेल लॉ लगाएंगे तो देखेंगे इसमें क्या आएगा, साइन, ये कौन सा एंगल है, अब यहाँ पे ये इंसिडेंट एंगल है, तो यहाँ क्या लेंगे, साइन आर अपॉन एग्जैक्ट एंगल क्या है, ई, साइन ई। अब कौन सी मीडियम से प्रवेश कर रही है, 2 से आ रही है, और कहाँ जा रही है, 1 पर, तो 1 वाला पहले आ जाएगा म्यू वन अपॉन म्यू टू, क्योंकि जिस पर प्रवेश करती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऊपर लिखते हैं, और जिससे प्रवेश करती है उसको नीचे लिख दिए। अब इसके जैसा बनाना है तो हम इसको पलट देते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ई अपॉन साइन आर। जैसे ही इसका आर एच एस को पलटेंगे तो इसका, सॉरी एल एच एस को पलटेंगे तो आर एच एस भी इसका पलट जाएगा, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 2। अब करेंगे, हम देखेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखेंगे इन दोनों के आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी बराबर हो जाएंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में दोनों के क्या बराबर है, आर एच एस बराबर है, तो क्या बराबर हो जाएंगे, उनके एल एच एस भी बराबर हो जाएंगे। कर देते हैं एल एच एस बराबर, एल एच एस क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, इससे क्या हो जाएगा, साइन ई अपॉन साइन आर, इससे ये कैंसिल, तो आगे बचा क्या, साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, ठीक है, साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, साइन से साइन भी हटाएंगे तो क्या बचेगा, एंगल आई इज इक्वल टू बचता है एंगल ई। तो हम कह सकते हैं, अब ये डायग्राम आप देखें जो आपके लिए पूरा सॉल्यूशन, आई होप पूरा आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा, जो जितना भी मैंने अभी तक समझाया सेम यही है। एंगल फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन 1 से ये कैंसिल किया, आप देखेंगे एंगल ई इज इक्वल टू एग्जैक्ट एंगल के बराबर आ जाता है, इंसिडेंट एंगल एग्जैक्ट एंगल के बराबर आ जाता है। तो हम कह सकते हैं आगे जाके कि ये जो किरण है, ये जो बाद में अपवर्तित हुई है याली रे, वो इस रे के क्या है, समानांतर है। ये दोनों रे जो यहाँ से आ रही थी, यदि एंगल समान है, आई और ई समान है, तो स्वाभाविक है कि जो रे पहले आ रही थी उसी के बराबर ये यहाँ पे अपवर्तित हुई है। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि जब किरण 2 माध्यम से तीसरा माध्यम, मतलब कि 2 सेम माध्यम से या किसी ग्लास स्लेब से गुजरती है, तो उसका आई, दोनों किरणें समानांतर क्यों होती है, तो आप बता सकते हैं उसका इंसिडेंट एंगल और एग्जिट एंगल बराबर होते हैं। तो ये आपके पास लिखा हुआ है पूरी चीज़। आई होप आपको यहाँ पे ये छोटा सा डेरिवेशन समझ में आया होगा, और इम्पॉर्टेंट है इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। लेंस पढ़ चुके हैं हमने, इसका दायरा है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होती है, हमने देखा है लेंस का पावर कैसे डिफाइन करेंगे हम, यदि जनरल वे में कहें तो हमने यहाँ पे लिख के रखा है, किसी लेंस की फोकस दूरी के इन्वर्स या व्युत्क्रम को उसके लेंस की पावर कहा जाता है, उस लेंस की पावर कहा जाता है, ठीक है, उस लेंस की पावर कहा जाता है। मतलब कि सीधे पावर का डेफिनेशन देखें तो P इज इक्वल टू 1/f होता है, जो उसकी फोकस दूरी है उसके व्युत्क्रम को ही उसका क्या कहा जाता है, पावर कहा जाता है। मगर
ध्यान दें, ये नहीं है। यदि कोई भी लेंस है, एक उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है, ठीक है, तो उत्तल और अवतल लेंस का पावर कैसे, या किसी भी लेंस का पावर कैसे डिसाइड होता है? अपवर्तन के पश्चात, कोई भी प्रकाश किरण को अपवर्तन के पश्चात लेंस कितने ज़्यादा मोड़ रहा है या कितना ज़्यादा अपवर्तित करता है, यही उसकी क्या कहलाती है? क्षमता या पावर कहलाती है। लेंस की पावर कैसे डिफाइन करते हैं? ऐसा ही बोल सकते हैं, किसी लेंस द्वारा किसी प्रकाश किरण को अपवर्तन करने या कितना ज़्यादा मोड़ सकता है या कितना ज़्यादा रिफ्रैक्ट कर सकता है, उसकी उस क्षमता को ही क्या बोलते हैं? लेंस की पावर, जिससे वो प्रकाश किरण को क्या कर सके? अपवर्तित कर सके या मोड़ सके। और इसका फॉर्मूला वे में या मैथमेटिकली टर्म होता है P=1/f, या ऐसा भी बोल सकते हैं, किसी भी लेंस की पावर उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, व्युत्क्रम। तो आप देखेंगे जैसे जैसे हम फोकस दूरी बढ़ाते रहेंगे, मान लो यहाँ पे फोकस है पहले, तो इसकी पावर अभी ज़्यादा है। अब यहाँ फोकस बना दूँ तो इसकी पावर क्या होती है? कम होती है। जैसे जैसे फोकस दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे पावर कम होगी, ठीक है। और जैसे जैसे पावर कम होगी वैसे वैसे फोकस दूरी बढ़ेगी। या ऐसा कर दूँ, या फोकस दूरी कम करता हूँ, एक किसी ऑब्जेक्ट को फोकस दूरी उसकी कम कर करके लेंस के पास लाता हूँ, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या करने लगेगी? रिफ्रैक्ट करने लगेगी या ज़्यादा मोड़ने लगेगी। आप देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल से समझ के देखते हैं। यदि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, उसको यहाँ रिफ्रैक्ट कर रही है, यदि उस ऑब्जेक्ट का फोकस में यहाँ फोकस ला दूँ तो आप देखेंगे उसको और ज़्यादा रिफ्रैक्ट कर देगी। तो आप देख सकते हैं जितनी ज़्यादा फोकस दूरी होगी उतनी ज़्यादा पावर की लेंस की पावर कम होगी, और जितनी कम फोकस दूरी होगी उतने ज़्यादा लेंस की पावर होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कम रिफ्रैक्ट कर रही है, सॉरी, यहाँ पे रिफ्रैक्ट क्या कर रही है? वो बहुत कम कर रही है, क्योंकि फोकस दूरी उसकी ज़्यादा है। और यहाँ फोकस दूरी कम किया या पास पे लाया फोकस को, तो उसका रिफ्रैक्शन ज़्यादा हो गया। क्योंकि एंगल यदि मेज़र करें तो ये वाला एंगल कम है और ये वाला एंगल ज़्यादा इंक्लाइंड है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है लेंस की पावर। आप सिंपल वे में इसकी यदि हम यहाँ पे माने तो P क्या है? पावर है, पावर ऑफ लेंस है। और F क्या? फोकस डिस्टेंस है, फोकस लेंथ है। इसको काय में लेना है? मीटर में लेना है। काय में लेंगे? मीटर में लेंगे, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है? पावर ऑफ लेंस की यूनिट होती है डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर। और उसको कैसे शो करते हैं? डी से शो करते हैं। कैसे शो करते हैं? डी से, ठीक है। देखा आपके पास ये पूरा लिखा हुआ है नोट्स में। फोकस दूरी लेंस की क्षमता अपॉन 1 फोकस दूरी, P=1/f। P पावर ऑफ लेंस है, F फोकल लेंथ है। लेंस द्वारा आपतित किरण को रिफ्रैक्ट या मोड़ने की स्ट्रेंथ को लेंस की पावर कहा जाता है, ठीक है। ये है। अब पावर ऑफ लेंस की यूनिट होती है डायोप्टर, जिसको डी से शो करते हैं। आईएमपी पॉइंट ये है जो लिखे हुए हैं यहाँ पर। पहला आईएमपी पॉइंट कहता है कि कॉन्वेक्स लेंस की पावर, ये पावर है ना, कॉन्वेक्स लेंस की पावर क्या होती है? पॉजिटिव होती है। कॉनकेव लेंस की पावर नेगेटिव होती है। क्यों? ध्यान से देखो, ये है उत्तल लेंस या अवतल लेंस, ये कॉन्वेक्स कॉनकेव। कॉनकेव लेंस का फोकस डिस्टेंस या लेंथ कायम होता है, पॉजिटिव होता है, +f रहता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। इसलिए इस फॉर्मूले में 1/+ का f रखेंगे तो ये बनेगा प्लस का 1/f, ठीक है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। फोकस दूरी क्या होती है अवतल दर्पण की? ऋणात्मक। तो इसलिए इसकी पावर क्या होती है? 1/-f। इसको इधर ले जाएंगे तो ये काय का बन जाएगा? माइनस का। तो हम कह सकते हैं उत्तल लेंस की पावर धनात्मक होती है, अवतल लेंस की पावर ऋणात्मक होती है, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ समझ में आएगा बहुत अच्छे से। याद रखना ये चीज़ है ना। अभी आगे बहुत सारे नोट्स लिखवाए जाएंगे, आईएमपी पॉइंट लिखवाए जाएंगे, जिससे और पता चल जाएगा कि क्या क्या होता है। एक छोटा सा डेरिवेशन है, GNT 2019 7 जुलाई को आया हुआ है। हम पढ़ चुके हैं लेंस में का फॉर्मूला, या लेंस बनाने का जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था इसके पहले, न्यूमेरिक डेरिवेशन, उसी में बेस्ड है। इस पर लिखा है हवा में एक सम उत्तल लेंस की फोकल लेंथ, इसकी या फोकस दूरी, इसकी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा बताइए। द फोकल लेंथ ऑफ एन इक्वल convex lens in air is equal to either its radius of curvature, the refractive index of the
मटेरियल ऑफ द लेंस निकाल के बताना, ये ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखें। क्वेश्चन बहुत ईजी है बट थोड़ा ज़्यादा घुमा दिया है। तो हम सबसे पहले देखेंगे, हमने पढ़ा था 1/v माइनस 1/u लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या? लेंस मेकर फॉर्मूला। और u तो यहाँ लिखे थे म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 लिखे थे, ये था। इसका एक अनादर फॉर्म भी होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू, उसके नीचे लिख ले जहाँ पे डेरिवेशन सॉल्व किए थे 1/r1 माइनस 1/r2 भी होता है, तो ये भी लिख लें आप, ठीक है, इससे सॉल्व होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन में बोलता है कि जो लेंस समउत्तल लेंस है उसकी फोकल दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। मतलब उस लेंस की फोकस दूरी, और क्या लिखा है समउत्तल, मतलब कि यदि हम दो लेंस की बात कर रहे हैं, दो कर्व की बात कर रहे हैं R1 R2, तो यहाँ पे समउत्तल का मतलब जितना R1 होगा उतना ही R2 होगा। और यदि उत्तल लेंस है तो हमने पढ़ा है उत्तल लेंस में सबसे पहले तो हमने पढ़ा है R2 का हम ले रहे थे हम माइनस पे, आप देख सकते हैं डेरिवेशन में, क्योंकि वो लेंस की इस तरफ से लेते हैं और अपोजिट साइड से लेने वाले को उसको क्या में लेते हैं हम माइनस पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं R1 इज इक्वल टू माइनस R2 इज इक्वल टू F, क्योंकि लिखा है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है, तो कर दिए। और टोटल को क्या कर लेते हैं R, हम सबको क्या मान लिया हमने R मान लिए, और जहाँ R2 है वहाँ क्या रख देंगे माइनस का, ठीक है। तो क्या मान लिया हमने R। अब यहाँ पे फॉर्मूला पुट करते हैं, तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 1/r2। अब ये माइनस का R2 इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का है इसलिए इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो 1/f की जगह क्या रखेंगे, एफ की जगह R, म्यू माइनस 1, हमको म्यू की वैल्यू निकाल के बतानी इसमें, इसकी जगह भी क्या रखेंगे R, और R2 की जगह भी क्या रखेंगे R। अब सॉल्व करते हैं, 1/r इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, एलसीएम R आ जाएगा, आगे R 1 + 1 हो जाएगा, इस R से इस R को कैंसिल कर दो, 1 इज इक्वल टू जाएगा म्यू माइनस 1। अब कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है, ये 2 इधर इंटू में इधर आके काय में डिवाइड में हो जाएगा, हो गया, ये हो जाएगा म्यू माइनस 1, ठीक है, ये हो गया म्यू माइनस 1। अब यहाँ पे 1 का में माइनस इधर का हो जाएगा प्लस का, तो 1, ये हो जाएगा, म्यू की वैल्यू निकाल लिए। अब एलसीएम लेंगे कितना जाएगा 2, और इस 2 का इंटू इधर हो जाएगा, तो 1 + 2 म्यू, तो म्यू इज इक्वल टू कितना जाएगा 1 और 2 3/2, और जब कैंसिल करेंगे तो 2 × 1 = 2 बचा 1, 2 × 5 = 10, तो 1.5 आ जाएगा म्यू की वैल्यू, कितनी आएगी 1.5। तो आप बोल सकते हैं इसका आंसर होगा सी 1.5 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ये जीएनटी में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बस क्वेश्चन में ध्यान से समझना है। पहले तो लेंस मेकर फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसी से म्यू निकलेगा जब रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हो और एफ दिया हो। तो हमने एफ को क्या किया, लिखा हुआ है फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या के बराबर है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या के बराबर है। अब इसमें बोला है सम उत्तल लेंस कब होंगे, जब दोनों की वक्रता त्रिज्या क्या होगी आपस में बराबर होगी। तो हमने दोनों की वक्रता त्रिज्या बराबर किया, उत्तल लेंस के लिए R2 हम काय में लेते हैं माइनस पे लेते हैं, हमने माइनस पे ले लिया R2, और फिर एफ की इज इक्वल टू R लेना था तो हमने ले लिया, और सारी वैल्यू पुट की सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 1.5। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन था, जीएनटी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपके लिए हेल्पफुल है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम पढ़ते नहीं है, बट अब आपको बन जाएगा डेफिनेटली, यदि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो प्लीज़ आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, पढ़ते रहिए, और वीडियो देखा करें आप सभी, इसलिए क्योंकि ये आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है वीडियो। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाई छोड़ दें यदि लॉकडाउन चल रहा है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल, आप पढ़ते रहिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम होगा और आपको एग्ज़ाम देना क्रैक भी करना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और अच्छे वीडियो पाने के लिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।